Hello everyone, welcome to BioSafari. Today in this video we are going to discuss about nephron, its structure and function. If you like the video, please like, share and subscribe and hit the bell icon. So let's start the video. देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेफ्रॉन क्या होता है. ओके तो देखो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. देखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि भाई हमारी जो किडनी है उसके अंदर बहुत सारे क्या है नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और किडनी का जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसको भी क्या करता है परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ओके तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखो ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो भी डायग्राम दिया हुआ है थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो हर कोई बच्चा इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना पाता. तो हम बहुत ही सिंपल डायग्राम से नेफ्रॉन को स्टडी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और अगर डायग्राम बनाना भी आए हमारे बोर्ड एग्जाम में तो उसको इजिली हम क्या कर सके, बना सके. तो देखो ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. तो देखो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये जो हमारे पास होता है दिस वन. ठीक है, राउंडेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना हमें, तो इसको हम कहते हैं बॉमेन कैप्सूल. इसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर इसमें रेडिश कलर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और कैपिलरीज का मतलब आपको पता है बिल्कुल फाइन जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है. यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आर्ट्रियोल्स दिखा रखे हैं, एक है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, दूसरा है इफरेंट आर्ट्रियोल्स. तो देखो एफरेंट आर्ट्रियोल्स वो होते हैं जो ब्लड को नेफ्रॉन तक लेके आएंगे. ठीक है, और इफरेंट क्या करते हैं, इस ब्लड को आगे लेके जाते हैं. जैसे लाइफ प्रोसेस के सीरीज में हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, एक टर्म होता है इंजेक्शन. इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इनटेक करना. ठीक है, और दूसरा होता है इजेशन. इजेशन का मतलब होता है कि जो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ उसको रिमूव आउट करना. तो इन द सेम वे इसको भी आप याद रखना. जब हम एफरेंट की बात करें, एफरेंट का मतलब जो ब्लड ग्लोमेरुलस में लेके आएगा, और इफरेंट का मतलब होगा जो ब्लड आगे लेके जाएगा. ठीक है, वापस लेके जाता है. अब देखो जब हमारा ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आ जाता है तो जैसे हमारी छलनी होती है ना, सीव होती है, वो इसी तरीके का काम करेगा कि भाई यहाँ पे जो हमारा ब्लड था वो फिल्टर होगा. ठीक है, फिल्टर होने के बाद वापस इफरेंट आर्टरीज इसको लेके चली जाएगी. ठीक है, अब जो हमारा जो भी वेस्ट के फॉर्म में जो भी मैटर बचा वो हमारा आगे जाएगा. ये जो हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये नजर आ रहा है, दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन. अब देखो जो ट्यूबुलर पार्ट है ये हम तीन में डिवाइड करते हैं. अब देखो ये आपको नीचे नजर आ रहा है ना, दिस वन. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लूप ऑफ हैनले. इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनले या हैनलेस लूप. हैनले लूप से पहले वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और हैनले लूप के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं डीसीटी. ठीक है, तो ये जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट है इसके अंदर जो भी हमारा वेस्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाता है. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारा ग्लोमेरुलस से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हुआ और आगे आया, तो देखो हमारे इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर जो भी हमारा वेस्ट है उसके अंदर यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और एक्स्ट्रा वाटर भी प्रेजेंट होता है. तो ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट के साथ साथ वाटर है, मिनरल्स है, वो भी आगे जाएगा. तो ये जो पीसीटी है वो क्या करती है, पीसीटी जो एक्स्ट्रा वेस्ट में जो वाटर है, मिनरल्स है, उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है. तो इसका आंसर हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब पीसीटी के अंदर हमारा जो वेस्ट था उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल थे वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं. अब हमारा जो वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो लूप ऑफ हैनले से जाता जाता कहाँ जाएगा, इस स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हमने क्या बोला है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, डीसीटी से यूरिन कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर या
कलेक्टिंग डक्ट होती है, और किडनी के अंदर तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। ओके, तो अब क्या होगा, हर नेफ्रॉन के अंदर कलेक्टिंग डक्ट में हमें क्या मिलेगा, यूरिन मिलेगा वेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका कनेक्शन कहाँ होता है, यूरेटर से होता है। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, यूरेटर उसको ब्लैडर के पास लेके जाएगा, ब्लैडर में चीज़ें टेम्परेरी स्टोर होती है और यूरेथ्रा से बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो दिस इज द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। तो अगर बोर्ड एग्जाम में डायग्राम आता है तो आपको ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में डायग्राम बनाना है ताकि आप अच्छे से बना भी पाओ और आप फुल मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि भाई हम कह रहे हैं ना यूरिन की फॉर्मेशन होती है, तो ये यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे है। देखो, सबसे पहले जब हमारी एफरेंट आर्टरियल्स ब्लड को लेके आती है तो हमारे ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर होने के बाद जब ब्लड वेस्ट की जो वेस्ट है वो जब आगे जाता है तो उसमें यूजफुल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और हमारा जो वेस्ट है वो किसकी फॉर्म ले लेता है, यूरिन की फॉर्म ले लेता है। इसके अलावा जो ट्यूबुलर पार्ट उसमें बहुत सारी सिक्रेशंस भी होती है, वो सब मिलके बनाता है यूरिन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो यूरिन है पीसीटी, लूप ऑफ हैनले और डीसीटी होता हुआ कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। अभी बताया मैंने, कलेक्टिंग डक्ट का कनेक्शन कहाँ होता है, यूरेटर से होता है। यूरेटर उस यूरिन को ब्लैडर में लेके जाएगा जहाँ पे वो टेम्परेरी स्टोर होता है, और यूरेथ्रा से क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा नेफ्रॉन है, वो क्या करता है, वर्क करता है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कई बार क्या होता है कि इंजरी की वजह से, ठीक है, हमारी जो किडनी है उसमें क्या होती है, कुछ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस केस में हम एक मेथड को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या होता है कि भाई हमारी जो बॉडी की किडनी है वो तो वर्क ही नहीं कर रही है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मीडियम में, मतलब बाहर हम क्या करते हैं, वही पूरा सेटअप करते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी का होता है, और अपने ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इसके लिए देखो ये जो सेटअप है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है जिसकी किडनी खराब है उसका ब्लड निकाला जाता है। निकालेंगे किससे, कि हम आर्टरी से, बॉडी से ब्लड को बाहर निकालेंगे। जैसे किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक सिस्टम सेटअप करेंगे, उसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालेंगे ताकि जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर हो सके। इसमें काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स का हम यूज़ करेंगे। ओके, और ये जो मेम्ब्रेन्स है वो कैसी होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही आगे जाने दे, मतलब हमें जो चीज़ चाहिए, ठीक है, उसी को परमिट करती है, अलाउ करती है, ताकि वो आगे जाके हमारी ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करे। ठीक है, जो अनवांटेड चीज़ें होती है, जो बेकार है, जो वेस्ट है, उसको ऊपर ही क्या कर देगी, वो रोक देगी। ठीक है, तो इस सेटअप के अंदर हमारे पास क्या होती है, ये बहुत सारी मेम्ब्रेन्स लगी होती है। ठीक है, इन मेम्ब्रेन्स के तो हमारा जो ब्लड है वो क्या करेगा, फिल्टर करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक साइड से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालते रहते हैं और दूसरी तरफ से जो हमारा यूज्ड सॉल्यूशन होता है उसको हम निकालते रहते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो साथ साथ रिमूव होती रहे और हमारा जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से क्या हो सके, फिल्टर हो सके। और जब हमारा ब्लड, मतलब जब पेशेंट का ब्लड फिल्टर हो जाता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेन्स के यूज से उस ब्लड को दोबारा पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है जब हमारी किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती। लेकिन ये जो डायलिसिस है वो क्या है, टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, क्योंकि देखो हर वीक में या 10 से 15 दिन में हमें क्या करवाना पड़ेगा, डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता डायलिसिस कराना। ठीक है, और अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करेंगे कि भाई किसी डोनर से किडनी को लेंगे, ठीक है,
और उस किडनी को अपनी बॉडी में डाल देंगे और जो हमारी डैमेज किडनी थी उसको रिमूव आउट कर देंगे। तो जिस तरीके से हमारी किडनी पहले काम कर रही थी, ये जो डोनर की किडनी है वो भी उसी तरीके से क्या करेगी, काम करेगी। क्योंकि देखो एक बार में हमारी सिर्फ एक ही किडनी काम करती है, तो जिससे हमने लिया है उसके पास ऑलरेडी एक किडनी है, ठीक है, उसकी एक किडनी हमने ले ली है, तो हमारा काम भी चल जाएगा, उसका काम भी चल जाएगा। तो ट्रांसप्लांटेशन एक परमानेंट क्योर हो सकता है, लेकिन डायलिसिस में क्या होता है, हमें हर 10 से 15 दिन में क्या करना पड़ेगा, हमें डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई डायलिसिस जब हम कराते हैं और हमारी जो किडनी बॉडी के अंदर, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन ब्लड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है, वेस्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन जब हम डायलाइजिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं, इस आर्टिफिशियल सेटअप की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, हमारा इम्प्योर ब्लड होता है जिसको प्योरीफाई करना है, फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस। दूसरा, देखो आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी हमें चोट लगती है, इंजरी होती है, तो हमारा जो ब्लड है वो लगातार फ्लो करता रहता है और कुछ टाइम के बाद उसके क्लॉट्स बन जाते हैं और हमारा जो ब्लड है बहना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी फॉलो होता है कि जब हमने इस पेशेंट से क्या किया, ब्लड को बाहर लिया, तो ये भी ब्लड जमेगा ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस ऐड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन। क्या बोलते हैं? हिपैरिन। तो जब हम हिपैरिन ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, कोगुलेशन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हिपैरिन एंटीकोगुलेशन का काम करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन, हाउ इट वर्क्स एंड डायलिसिस इन आर्टिफिशियल किडनी। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है, कैसे उसकी फंक्शनिंग को समझाना है। ओके, इसी तरीके से क्विक रिवीजन के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू बायोसफारी।